नमस्कार सभी क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं क्रिकेट कनेक्ट। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कप्तान की जिसने अपने जज्बे और अपनी आक्रामकता से भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा कप्तान दोस्तों जिसने हमें वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, आशीष नेहरा और MS धोनी जैसे कई नगीने दिए। एक ऐसा कप्तान दोस्तों जिसके खाते में भले ही कोई ICC ट्रॉफी ना हो, लेकिन उसकी कप्तानी के किस्से हर बड़ा खिलाड़ी, क्रिकेट का हर बड़ा दिग्गज और हर प्रशंसक बड़े शौक से दोहराता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रिंस ऑफ कैलकाटा, हम सबके प्यारे दादा सौरव गांगुली की। आपको वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है। 8 जुलाई 1972 का दिन था। कोलकाता के एक बेहद संपन्न परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम सौरव रखा गया, पर घर पर उसे सब प्यार से महाराज बुलाते थे। शायद घर वालों को भी पता था कि ये लड़का आगे चलकर राजा बनने वाला है। उस बच्चे के पिता का नाम था चंडीदास गांगुली। चंडीदास गांगुली एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका नाम कोलकाता के सबसे अमीर लोगों में शुमार था। ऐसे में सौरव के पास ऑप्शन था कि वो अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाएं और आराम से एक सेटल लाइफ जिए। पर सौरव गांगुली तो अपने मिजाज के आदमी थे दोस्तों। उन्हें पिता के कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि खेलों में दिलचस्पी थी। पर शुरुआत में सौरव क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल के दीवाने थे। दिन दिन भर वो फुटबॉल खेलते रहते। पर फिर अपने भाई के कहने पर सौरव ने क्रिकेट की तरफ रुख किया। सौरव के भाई स्नेहाशीष गांगुली खुद बंगाल के जाने माने क्रिकेटर थे। ये बंगाल की रणजी टीम में स्थापित हो चुके थे और ऐसे में उन्होंने सौरव को भी क्रिकेटर बनने के लिए प्रेरित किया। और भैया, बड़े भाई की बात भारत में कौन टाल सकता है। सौरव ने फुटबॉल फेंक दी और बल्ला उठा लिया। सौरव अपनी दिनचर्या का हर काम दाएं हाथ से करते थे, चाहे लिखना हो, चाहे खाना खाना हो या खुद गेंदबाजी करना हो। पर जब बल्लेबाजी बाएं हाथ से की तो सबको लगा कि ये क्या कर रहा है। असल में शुरुआत में बल्लेबाजी भी दाएं हाथ से ही करते थे, लेकिन फिर अपने बड़े भाई के बैटिंग गियर को इस्तेमाल करने के चक्कर में बाएं हाथ से खेलने लगे। सौरव ने शुरुआत में ही ऐसी बल्लेबाजी करना शुरू की दोस्तों कि उनके भाई से लेकर सौरव के कोच तक सभी को यह मालूम हो गया कि यह बच्चा खास है। बॉल सौरव के बल्ले के बीचों बीच जाकर टकरा रही थी। उनकी टाइमिंग देखकर सब अचंभित हो गए दोस्तों, और सभी को लगा कि भाई ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। और फिर आया साल 1989 और अब तक सौरव कोलकाता के जाने माने बल्लेबाज बन चुके थे। और फिर इसी साल महज 17 साल की उम्र में गांगुली ने अपना रणजी डेब्यू भी कर डाला। बंगाल रणजी जीती, पर इस साल वो रणजी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। पर दादा हार मानने वाले कहां थे। उन्हें इंतजार था अगले रणजी सीजन का। साल 1990 का रणजी सीजन आया और गांगुली के लिए खास हो गया। उन्होंने सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन किया, पर उनकी सबसे बेहतरीन पारी आई फाइनल में दिल्ली के खिलाफ। ईडन गार्डन्स का मैदान पूरी तरह भरा हुआ था, प्रेशर बेहिसाब था और इसी प्रेशर में दादा ने 136 रनों की बेमिसाल पारी खेली। बंगाल भले ही फाइनल हार गया, पर गांगुली ने अपने हुनर की गूंज BCCI के ऑफिस तक पहुंचा दी दोस्तों। सौरव अब बंगाल क्रिकेट के स्टार बन चुके थे। उनकी टाइमिंग, उनकी कवर ड्राइव, उनके पॉइंट के ऊपर से शानदार शॉट्स और उनकी आक्रामकता, इन सभी चीजों ने उन्हें बंगाल का हीरो बना दिया था। अब इंतजार था दोस्तों तो बस एक ही चीज का, भारतीय टीम में जगह पाने का, और जल्द ही वो भी हो गया। 11 जनवरी 1992 जगह का नाम था ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। मैदान था गाबा, सामने थी वेस्ट इंडीज। सौरव गांगुली अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत करने जा रहे थे।
हर किसी को गांगुली से बेहद उम्मीदें थी। सौरभ डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहिसाब रन बनाकर आए थे दोस्तों। ऐसे में उनके हुनर पर हर किसी को भरोसा था। Right arm over the wicket to a left-hander. The ball has got to come back, which it does on that occasion. I doubt that he's made any contact with the bat. He's looking at it. India now. गांगुली 13 गेंदों में महज 3 रन बनाकर आउट हो गए। एक बड़े इंटरनेशनल डेब्यू का सपना बिखर कर रह गया। घर परिवार हो, दोस्त हो, सब मायूस हो गए। पर सौरभ को उम्मीद थी कि उनकी प्रतिभा के साथ इंसाफ होगा, उन्हें एक मौका और मिलेगा। पर क्रिकेट एक बेहद बेरहम और नाइंसाफी से भरा हुआ गेम है दोस्तों। सौरभ को जिस मौके की उम्मीद थी वो उन्हें अगले 4 दिन या 4 महीने नहीं बल्कि अगले 4 सालों तक नहीं मिला। आप सोच कर देखिए, इन 4 सालों के भीतर अगर कोई आम व्यक्ति होता तो सोचता कि यार बाप का बड़ा बिजनेस है, बंगला है, गाड़ी है, अपार दौलत है, सब कुछ तो है, तो क्यों फालतू में मैं गर्मी में, धूप में, ठंड में, बारिश में परिश्रम करूं, छोड़ो क्रिकेट और आराम का जीवन जियो। पर दादा कोई आम व्यक्ति थोड़ी ना थे दोस्तों, वो तो एक बॉर्न फाइटर थे। अगले 4 साल में सौरभ गांगुली ने विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कोई भी ट्रॉफी हो, हर जगह रनों का अंबार खड़ा कर दिया, रनों की झड़ी लगाई और सेलेक्टर्स को फिर से उनकी तरफ देखने को मजबूर कर दिया। सौरभ तैयार थे दोबारा भारतीय टीम में अपनी वापसी के लिए। और फिर दोस्तों आई वो तारीख जिसने सब बदला। 20 जून 1996 मैदान था होम ऑफ क्रिकेट यानी लॉर्ड्स, सामने इंग्लैंड की मजबूत टेस्ट टीम, पर उनसे भी मजबूत थे दादा के इरादे। सौरभ ने अपने बल्लेबाजी से एक ऐसा करिश्मा दिखाया कि खुद इंग्लैंड की टीम भी उनके हुनर की कायल हो गई। उनकी टाइमिंग देखकर कमेंटेटर्स भी शॉक्ड रह गए। गांगुली में फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थी दोस्तों, पर यह उनकी टाइमिंग ही थी जिसके दम पर एक के बाद एक वो चौके निकाल रहे थे। दर्शक भी सौरभ का अभिवादन कर रहे थे दोस्तों। सौरभ ने अपने टेस्ट डेब्यू में एक बड़ा शतक जड़ दिया। दादा ने 131 रनों की यादगार पारी खेली। लॉर्ड्स पर इतने शानदार शतक ने भारतीय टीम में उनकी जगह पक्की कर दी और सौरभ गांगुली बन गए प्रिंस ऑफ कोलकाता। गांगुली तो अपने उरूज की तरफ बढ़ रहे थे दोस्तों, पर भारतीय टीम कई मायनों पर दिक्कत में थी। उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे दोस्तों मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिनकी कप्तानी पर कई सवाल उठ रहे थे। भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत खराब चल रहा था और फिर आया 1996 का वर्ल्ड कप। यह वर्ल्ड कप मानो अजहरुद्दीन के लिए एक आखिरी चांस था, पर भारत सेमीफाइनल में श्रीलंका से हारा और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अजहरुद्दीन की कप्तानी भी चली गई दोस्तों और नए कप्तान बन गए लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर। पर सचिन कप्तानी का प्रेशर नहीं संभाल पा रहे थे और अगले ही साल उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। अब कैसे में क्या करते, अजहरुद्दीन फिर कप्तान बनाए गए, पर प्रदर्शन में कोई खास फर्क पहले से आया नहीं। भारत में होम कंडीशंस में इंडिया अच्छा कर रही थी, पर विदेशों में हम डर डर कर खेलते थे। लेकिन सबसे बड़ा विवाद, सबसे बड़ी समस्या तो अभी आना बाकी थी, वो थी मैच फिक्सिंग। उन दिनों क्रिकेट में फिक्सिंग अपने चरम पर थी दोस्तों। हर बड़ी टीम के बड़े प्लेयर्स पर फिक्सिंग के आरोप लग रहे थे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो या चाहे खुद इंडिया हो, हर कोई शक के घेरे में था। साउथ अफ्रीका के कप्तान हेंसी क्रोनिये फिक्सिंग के दोषी पाए गए और धीरे धीरे यहीं से फिक्सिंग की परतें खुलना चालू हो गईं और गाज गिरी भारतीय टीम के प्लेयर्स पर। मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर समेत कई बड़े खिलाड़ी फिक्सिंग के दोषी पाए गए दोस्तों और सभी पर
प्रतिबंध लगा दिया गया। अजहरुद्दीन की कप्तानी गई, तेंदुलकर को फिर कप्तान बनाया गया दोस्तों, पर फिर वही हुआ। सचिन कप्तानी के प्रेशर में बल्लेबाजी पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने फिर से अगले ही साल कप्तानी छोड़ दी। अब भारतीय टीम बड़ी विपदा में थी। आखिर किसको कप्तान बनाया जाए, किस पर दांव लगाया जाए? मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद फैंस का भरोसा भी भारतीय टीम और सीनियर खिलाड़ियों से उठ चुका था। भारतीय टीम की पूरी साख दांव पर थी दोस्तों, और बीसीसीआई एक ऐसे कप्तान को ढूंढ रही थी जो ना सिर्फ भारत की साख बचा सके बल्कि एक ऐसी टीम भी खड़ी करे जो दुनिया भर को डोमिनेट करने का मादा रखती हो। सचिन के बाद अब कौन बचा था? सबकी नजर गई बंगाल के उभरते स्टार पर। नाम था सौरव गांगुली। गांगुली उस वक्त तक दोस्तों एक एस्टैब्लिश्ड इंडियन प्लेयर बन चुके थे। उनमें पेशेंस और अग्रेशन दोनों का ही एक शानदार मिक्सचर नजर आता था और शायद वक्त की जरूरत भी यही थी। सन 2000 में गांगुली को भारतीय टीम का रेगुलर कप्तान बना दिया गया। चुनौती बड़ी थी, एक नई टीम खड़ी करना, फिक्सिंग के दागों को धोना और पूरे टीम के एटीट्यूड में बदलाव लाना। पर गांगुली को चुनौतियों से तो मानो खासा प्यार था। वो तैयार थे और इसका मुजाहरा 2000 में ही देखने को मिल गया। सन 2000 में एक बड़ी आईसीसी इवेंट हुई दोस्तों, नाम था नॉकआउट ट्रॉफी, जिसे आज हम चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। दादा पहली बार इतने बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी कर रहे थे, पर उनके हौसले बुलंद थे। गांगुली ने टीम में कई युवा खिलाड़ियों को जगह दी और उन्हीं की बदौलत भारत नॉकआउट ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। गांगुली ने कप्तानी तो अच्छी की ही, पर अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने मैदान पर आतंक मचा दिया। गांगुली ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 348 रन बनाए। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 2 ताबड़तोड़ शतकें भी जड़ी और दुनिया को बता दिया कि ये कप्तान सिर्फ टीम को नहीं संभालता बल्कि खुद परफॉर्म करके टीम के सामने एक एग्जाम्पल रखता है कि बेटा खेला ऐसे जाता है। न्यूजीलैंड से भारत फाइनल हार गया दोस्तों, पर गांगुली और भारतीय टीम ने फैंस का खोया हुआ भरोसा वापस जीत लिया। वो भरोसा जो अजहरुद्दीन के फिक्सिंग स्कैंडल के बाद डगमगा गया था। भरोसा तो मिल गया दोस्तों, पर अब चुनौती थी एक ऐसी टीम खड़ी करने की जो किसी भी टीम की आंख में आंख डालकर देख सके, और गांगुली ने दांव लगाया यंगस्टर्स पर। नॉकआउट ट्रॉफी के बाद गांगुली समझ चुके थे कि युवाओं और सीनियर्स के मजबूत बैलेंस के दम पर ही एक मजबूत टीम खड़ी की जा सकती है, और ऐसे में गांगुली ने एक के बाद एक युवाओं पर भरोसा जताना चालू कर दिया। टीम में वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन जैसे युवाओं को परमानेंट कर दिया गया, और साथ ही टीम में सचिन, कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, जगावल श्रीनाथ जैसे सीनियर्स का भी बैलेंस रखा गया। इसी बैलेंस के जरिए दोस्तों गांगुली ने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ महत्वपूर्ण सीरीज जीती, और फिर आई वो सीरीज दोस्तों जिसने सौरव गांगुली को भारत का दादा बना दिया। 2001 की भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। यह सीरीज भारत में ही होनी थी, और भारत पिछले 21 सालों में कभी भी ऑस्ट्रेलिया को घर पर नहीं हरा पाया था। बड़े बड़े कप्तान आए और चले गए दोस्तों, पर ऑस्ट्रेलिया जीतती रही। ऐसे में ये नया कप्तान सौरव गांगुली क्या कर सकता था, और वो भी उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो लगातार 15 टेस्ट मैच जीत कर आई थी। और इसी बीच दोस्तों पहला मुकाबला हुआ मुंबई के आइकॉनिक मैदान वानखेड़े पर, लेकिन भारत की इस मैच में एक ना चली। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच 10 विकेट से जीत गई। इतनी बड़ी हार के बाद भारतीय टीम के कंधे झुक गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में ही बता दिया कि क्यों वो दुनिया की सर्वोत्तम टीम है, पर गांगुली ने यह हार मंजूर नहीं की। गांगुली जानते थे कि अभी सीरीज में 2 और मैच हैं
और जज्बे और हिम्मत से ऑस्ट्रेलिया को पस्त किया जा सकता है। 11 मार्च से ईडन गार्डन्स पर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच चालू हुआ दोस्तों, और किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह टेस्ट मैच भारत के इतिहास का सबसे यादगार टेस्ट मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन पहली ही पारी में जड़ दिए। कप्तान स्टीव वॉ ने 110 रन ठोके। जवाब में भारत पहली पारी में मात्र 171 पर सिमट गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फॉलो ऑन दे दिया। फैंस की उम्मीदें टूट गईं। मतलब साफ था, भारत मैच के साथ सीरीज भी हारने वाला है। पर उस दिन वीवीएस लक्ष्मण ने अपना एक ऐसा करिश्मा दिखाया कि वीवीएस लक्ष्मण बन गए वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। लक्ष्मण ने 281 रनों की बेहद बेमिसाल पारी खेली और ना सिर्फ फॉलो ऑन से भारत को पार कराया, बल्कि भारत की दूसरी पारी को 657 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। लक्ष्मण ने ईडन गार्डन्स को लक्ष्मण गार्डन्स बना दिया और लक्ष्मण के साथ द्रविड़ ने भी 180 रनों की बेमिसाल पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया को 383 रन का टारगेट दिया गया और सीनियर लक्ष्मण के बाद अब बारी थी युवा हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह ने दोस्तों दूसरी पारी में हैट्रिक ली और कुल 7 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को महज 212 रनों पर निपटा दिया। भारत इतना बड़ा टेस्ट मैच 171 रनों से जीत गया। गांगुली की भारत ने इतिहास रच दिया और अब सभी की निगाहें थी तीसरे टेस्ट मैच पर। मैच था चेन्नई में, पर मैथ्यू हेडन का दोहरा शतक भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं बचा सका दोस्तों। सरदार हरभजन सिंह उस दिन बेहद असरदार साबित हुए। हरभजन सिंह ने पहली पारी में 7 विकेट लिए और दूसरी पारी में 8। मैच में कुल 15 विकेट लेकर हरभजन ने यह साबित कर दिया दोस्तों कि गांगुली ने जो भरोसा उन पर जताया था वो भरोसा बिल्कुल सही था। 2000 के नॉकआउट ट्रॉफी फाइनल से लेकर 2001 की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज ने यह साबित कर दिया था कि सौरव गांगुली ने युवाओं पर भरोसा जताकर बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने साबित कर दिया था दोस्तों कि उन्होंने एक बेहद मजबूत टीम खड़ी कर ली है जो ऑस्ट्रेलिया को भी रौंद सकती है, ऑस्ट्रेलिया को भी आंख में आंख दिखाकर देख सकती है। अब सौरव गांगुली दादा बन चुके थे। दादा एक बंगाली शब्द होता है दोस्तों जिसका मतलब होता है बड़ा भाई, और ये गांगुली पर ठीक भी बैठता है क्योंकि गांगुली जितना मैदान पर अग्रेसिव थे अपने टीममेट्स के लिए दोस्तों वो उतने ही नर्म दिल भी थे। दादा हमेशा खुद से ऊपर टीम को रखते थे, अपने प्लेयर्स को रखते थे। इसीलिए उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को ओपनिंग कराने के लिए दोस्तों अपने ओपनिंग स्पॉट को भी छोड़ दिया और बाद में सहवाग ने एक ओपनर के तौर पर विश्व भर में कैसा तहलका मचाया ये बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं। दादा ही वो कप्तान हैं दोस्तों जिन्होंने सेलेक्टर्स के अगेंस्ट जाकर MS धोनी को टीम में रखा और भारत को धोनी जैसा कप्तान मिला। इरफान पठान हो दोस्तों, मोहम्मद कैफ हो, आशीष नेहरा हो, हरभजन सिंह हो, सब यही कहते हैं कि गांगुली ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह ही उन्हें प्रोटेक्ट किया और बताया कि कप्तान सिर्फ मैदान पर कप्तान नहीं होता है दोस्तों, कप्तान का काम ग्राउंड के बाहर भी कप्तानी का ही है। पर इसी बीच एक परेशानी भी थी दोस्तों। नॉकआउट ट्रॉफी मिलाकर भारत गांगुली की कप्तानी में कई बड़े फाइनल्स हार चुका था, कई ट्रायंगुलर सीरीज हार चुका था। ऐसे में गांगुली पर सवाल उठने लगे कि क्या गांगुली की टीम फाइनल का प्रेशर झेलने लायक है भी या नहीं। गांगुली इस बात का जवाब देना चाहते थे, वो मौके की तलाश में थे और मौका मिला 2002 की नेट वेस्ट सीरीज में। इंडिया, श्रीलंका और इंग्लैंड की इस ट्रायंगुलर सीरीज में भारत लीग मैच के 6 में से 4 मैच जीतकर फाइनल्स में पहुंच गया। पर फाइनल्स में दोस्तों फिर वही पुराना इतिहास खुद को दोहराने लगा। मार्कस ट्रेस्कॉथिक और नासिर हुसैन की शतकों की बदौलत इंग्लैंड ने 326 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने रख दिया। भारतीय फैंस निराश हो गए, लगा कि यह टारगेट चेज हो पाना असंभव है। पर एक बार फिर से गांगुली की युवा ब्रिगेड इतिहास रचने को तैयार बैठी थी
ओपनिंग में गांगुली और सहवाग ने ताबड़तोड़ पारियां खेली। गांगुली ने 60 रन बनाए और सहवाग ने आतिशी 45, पर फिर मैच फंसा। भारत ने एक के बाद एक 5 विकेट 150 के अंदर ही खो दिए, लेकिन फिर युवराज और कैफ पारी को संभालने लग गए और पारी को 267 तक ले गए। फिर युवराज आउट हुए और निगाहें गई कैफ पर। 314 रन पर 8 विकेट हो चुके थे दोस्तों। मैदान पर थे जहीर खान और मोहम्मद कैफ, जो भारत की उम्मीदों को अपने बल्ले में थामे हुए थे दोस्तों। और फिर आखिरकार कैफ की 87 रनों की नाबाद पारी ने मैच भारत के नाम कर दिया। भारत एक बड़ा फाइनल जीत गया। मैच के बाद दादा का वो शर्ट उतारकर हवा में घुमाना किसी भी इंडियन कैप्टन का सबसे आइकॉनिक मोमेंट बन गया। दादा ने बता दिया दोस्तों कि उन्होंने एक ऐसी टीम खड़ी कर ली है जो आईसीसी ट्रॉफी जीतने का भी मादा रखती है। दादा ने लगभग सब कुछ तो जीत लिया था दोस्तों, पर अभी भी कसर थी तो एक आईसीसी ट्रॉफी की, और मौका मिला 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी में। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अपने सभी लीग मुकाबले एक तरफा जीतकर फाइनल में आसानी से जगह बना ली और फाइनल में श्रीलंका से मजबूती से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। भारत की उम्मीदें पुख्ता थी। भारत के प्रदर्शन से सभी को उम्मीद थी दोस्तों कि भारत 19 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार है, पर प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैच और भारत की उम्मीदें दोनों पर पानी फिर गया, और इस बार एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार। रिजर्व डे का दिन भी बारिश की भेंट चढ़ गया और भारत और श्रीलंका को ट्रॉफी शेयर करनी पड़ गई। गांगुली ने बल्ले और कप्तानी दोनों से टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया, पर शायद कुदरत कभी चाहती ही नहीं थी कि गांगुली एक आईसीसी ट्रॉफी को घर लेकर आए। चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार प्रदर्शन और बदकिस्मती के बाद गांगुली का असली टेस्ट होना तो दोस्तों अभी बाकी था। असली टेस्ट मतलब 2003 का आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप चालू हुआ और एक बार फिर से लीग मैचेस में भारत का जलवा भी चालू हुआ। 9 लीग मैचेस में भारत ने 8 जीते और आसानी से चैंपियंस ट्रॉफी की तरह यहां भी फाइनल में पहुंच गई, जहां भारत को भिड़ना था ऑस्ट्रेलिया से, उसी ऑस्ट्रेलिया से जिससे भारत ने इकलौता लीग मैच हारा था। भारत का प्रदर्शन पूरे वर्ल्ड कप में करिश्माई था। किसी ने सोचा भी नहीं था दोस्तों कि भारत हर किसी को इस तरीके से डोमिनेट करते हुए फाइनल में पहुंचेगा। सचिन तेंदुलकर का बल्ला मानो आग उगल रहा था। फाइनल से पहले तक सचिन तेंदुलकर 669 रन बना चुके थे। सौरव गांगुली भी 441 रन के साथ भारतीय लिस्ट में दूसरे स्थान पर थे। गांगुली 3 शतकें जड़ चुके थे। ऐसे में उम्मीद थी कि फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया को एक तगड़ा मुकाबला देगी, पर एक बार फिर से गांगुली का वही पुराना श्राप उन्हें डसने आ गया दोस्तों। फाइनल में हारने का श्राप। रिकी पॉन्टिंग के एक बहुत बड़े शतक के सहारे ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों पहली पारी में 359 रन जड़ दिए। 360 का टारगेट मिला भारत को, और बाद में मैकग्रा और ब्रेटली की धारदार गेंदबाजी के चलते भारत ने इतना बड़ा वर्ल्ड कप फाइनल 125 रनों से गवा दिया। गांगुली का दिल टूटा, भारतीय टीम का दिल टूटा दोस्तों, लेकिन उनके साथ पूरे भारत का दिल भी टूट गया। सभी को उम्मीदें थी कि इस टूर्नामेंट में हम अच्छा खेलते आए थे तो फाइनल जीतना चाहिए था, पर ऐसा हो ना सका। गांगुली और आईसीसी ट्रॉफी के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ गई, वो खाई और बढ़ गई दोस्तों। पर गांगुली अभी हार मानने वाले नहीं थे। उसी साल दिसंबर में दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई। वर्ल्ड कप की हार का बदला तो लेना ही था, पर साथ ही साथ ये भी प्रूफ करना था गांगुली को कि भाई ये जो टीम मैंने बनाई है ये सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी भारत का दबदबा बना सकती है, डंका बजा सकती है।
भारत के लिए उस दौर में अक्सर ये कहा जाता था कि लायंस एट होम बट लैम्स अब्रॉड। मतलब सीधा था दोस्तों कि घर में तो ये शेर है लेकिन बाहर ढेर है। गांगुली इस इमेज को हमेशा के लिए तोड़ना चाहते थे और ऐसे में उन्होंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया सबसे सही जगह है। हालांकि इसके पहले गांगुली इंग्लैंड में कप्तान के रूप में सीरीज ड्रॉ करा चुके थे, पर ऑस्ट्रेलिया को उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में चुनौती देना सबसे बड़ा कार्य था और पहला मैच ब्रिस्बेन में हुआ। गांगुली ने पहली पारी में 144 रन ठोक डाले दोस्तों और बाकी टीम के योगदान के साथ भारत ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 323 के मुकाबले 409 रन जड़ दिए। मैच अंततः ड्रॉ हो गया। अब हुआ दूसरा मैच और दूसरा मैच हुआ एडिलेड में। इस मैच में दोस्तों रनों की झड़ी लग गई, दोनों तरफ से झड़ी लग गई। पोंटिंग के 242 की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 556 रन पहली पारी में ठोक दिए दोस्तों। बदले में द्रविड़ ने ठोके 233 और वेरी स्पेशल लक्ष्मण ने खेली 148 रनों की पारी। इंडिया ने भी 523 रन बना दिए। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया अजीत अगरकर का कहर नहीं झेल पाई। अगरकर ने दोस्तों दूसरी पारी में 6 विकेट निकालकर ऑस्ट्रेलिया को 196 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत 233 रन बनाकर 4 विकेट से मैच जीत गया। भारत 1-0 से सीरीज में आगे हो गया। अब भारत एक और जीत के इंतजार में था, पर अगला मैच ड्रॉ हो गया दोस्तों और आखिरी मैच जो सिडनी में हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार अपने नाम कर लिया और सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो गई। भारत ने पूरी सीरीज में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को गंभीर चुनौती दी और गांगुली ने यह साबित कर दिया कि उनकी टीम विदेशों में भी दहाड़ सकती है और घर में तो किसी को भी पछाड़ सकती है। गांगुली ने अपनी कप्तानी से अपने युवा खिलाड़ियों में ऐसा हौसला भरा था कि वो कहीं भी कभी भी किसी को भी हरा सकते हैं। इस बड़ी सीरीज के बाद इंडिया 2004 में पाकिस्तान के दौरे पर गई, जहां इंडिया ने पाकिस्तान को उसी के घर में टेस्ट और ओडीआई दोनों सीरीजों में मात दी दोस्तों। मुल्तान में हुए पहले टेस्ट में सहवाग ने 13 शतक भी जड़ा। ये वही सहवाग थे दोस्तों जिन्हें दुनिया कहती थी कि तुम टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकते, पर गांगुली ने खुद अपनी जगह छोड़कर उन्हें ओपनर बनाया था। ये बताता है कि दादा को प्लेयर बनाना आता था, लेकिन 2005 के बाद से दोस्तों दादा के सितारे गर्दिश में आ गए। 2005 में पाकिस्तान भारत के दौरे पर आई। टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हुई, पर ओडीआई सीरीज भारत 4-2 के बड़े अंतर से हारा। दादा का पर्सनल फॉर्म भी नीचे चला गया। दादा की आखिरी ओडीआई सेंचुरी 2003 वर्ल्ड कप में आई थी। साथ ही साथ उनके पसंदीदा कोच जॉन राइट का टेन्योर भी खत्म होने जा रहा था और जॉन राइट के बाद वो शख्स कोच बनकर आने वाला था जो ना सिर्फ गांगुली बल्कि पूरी भारतीय टीम के लिए परेशानी का सबब बन गया और भारतीय टीम के इतिहास में ये दौर काला पन्ना बनकर स्थापित हो गया। शख्स का नाम था दोस्तों ग्रेग चैपल, ऑस्ट्रेलिया का महान कप्तान, महान बल्लेबाज। ग्रेग चैपल हार्डकोर ऑस्ट्रेलियन था जो इंडियन कल्चर को नहीं समझ पाया। ग्रेग चैपल सीधे और स्पष्ट तौर पर यह कहता था दोस्तों कि इट्स माई वे और हाईवे, या तो मेरे अनुसार चलो नहीं तो टीम से बाहर हो जाओ। ग्रेग चैपल सीनियर खिलाड़ियों को भी बिल्कुल सम्मान नहीं देता था दोस्तों। यूं तो ग्रेग चैपल सौरव गांगुली के कहने पर ही कोच बनाया गया था, लेकिन कोच बनने के बाद दोस्तों उसने प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर और टीम सिलेक्शन में कुछ ऐसे बदलाव करना चालू किए जिससे पूरी भारतीय टीम का संतुलन बहुत खराब तरीके से प्रभावित हुआ। ग्रेग चैपल एक विलन बन चुका था दोस्तों। इतना ही नहीं, जिन गांगुली के कहने पर चैपल कोच बना था उसी चैपल की वजह से नवंबर 2005 में सौरव गांगुली की कप्तानी भी चली गई दोस्तों और उन्हें उसी महीने ओडीआई टीम से भी ड्रॉप कर दिया।
और अगले 2 महीने बाद यानी जनवरी 2006 में दादा टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हो गए और उनका करियर खत्म होने की कगार पर आ गया। सबको लगा कि अब सौरव गांगुली एक इतिहास बनने जा रहे हैं और इसी बीच राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के नए कप्तान बन गए। पर जैसा मैंने कहा था दोस्तों कि सौरव गांगुली तो एक बॉर्न फाइटर है, वो एक योद्धा है और ये बात उन्होंने फिर से दिखा दी। टेस्ट टीम से ड्रॉप होने के बावजूद उसी साल के आखिर तक डोमेस्टिक सीजन में बेहतरीन परफॉर्म करके वो फिर से नेशनल टीम में वापस आ गए और साथ ही साथ 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप का हिस्सा भी बने। 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप दोस्तों भारत बहुत बुरी तरह हारा और इन सब के पीछे ग्रेग चैपल को ही सबसे बड़ी वजह माना गया। चैपल का कोच पद भी गया और अभी तक सौरव गांगुली का फॉर्म भी इस कदर डिप कर गया कि सौरव गांगुली का करियर भी खत्म होने की तरफ बढ़ चला। 2007 में ही दादा ने ओडीआई करियर से संन्यास ले लिया और फिर 2008 में दादा टेस्ट से भी संन्यास ले गए और अपने ऐतिहासिक करियर पर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया। लेकिन अब सवाल यही है दोस्तों कि हम सौरव गांगुली के करियर को कैसे देखेंगे। क्या हम ये कहेंगे कि भले ही दादा ने एक कप्तान के रूप में एक बेहतरीन टीम तैयार की लेकिन उस टीम ने कभी कोई आईसीसी टूर्नामेंट अपने दम पर नहीं जीता, क्या हम ये कह देंगे? या फिर हम ये कहेंगे कि भाई भले ही सौरव गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ कराई लेकिन सीरीज तो वहां भी नहीं जीती? या फिर ये कह देंगे कि 2003 का ओडीआई वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी की वजह से हम फाइनल में आकर हार गए? क्या हम इन सब के दाग उन पर लगा देंगे? मेरी मानो तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। हम सौरव गांगुली को याद करेंगे एक ऐसे कप्तान के रूप में जिसने मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद भारतीय फैंस का भरोसा दोबारा भारतीय क्रिकेट में स्थापित किया। हम सौरव गांगुली को याद करेंगे एक ऐसे कप्तान के रूप में जिसने युवाओं में एक ऐसा जोश, एक ऐसा हौसला भरा कि वो युवा दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ आंख में आंख डालकर प्रदर्शन कर सकते थे दोस्तों और बता सकते थे कि हम जीतने आए हैं, हम पुरानी वाली भारतीय टीम नहीं है, ये युवा भारत है। ये भरोसा सौरव गांगुली ने ही डाला था। हमारे गांव खेड़ों में एक कहावत चलती है दोस्तों कि बूढ़ों के लगाए गए पौधों के फल अक्सर बच्चे खाया करते हैं। दादा पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है क्योंकि ये सौरव गांगुली ही थे दोस्तों जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, आशीष नेहरा, MS धोनी, युवराज सिंह, हरभजन सिंह जैसे इतने सटीक बीज बोए कि ये बीज जब वृक्ष बने तो इन्होंने 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता और फिर 2011 का ODI वर्ल्ड कप भी जीता। ये सौरव गांगुली की ही दूरदर्शिता थी दोस्तों कि हमें MS धोनी फिल्म का वो सीन याद आता है जब सौरव सेलेक्टर्स के अगेंस्ट जाकर सेलेक्टर्स से कहते हैं कि हम धोनी को ट्राई करेंगे और फिर धोनी जैसा कप्तान इस दुनिया को मिला। हम क्रिकेट कनेक्ट की ओर से सौरव गांगुली की क्रिकेटिंग विरासत को सलाम करते हैं।